अच्छा, गोल्डबर्ग और उनके सन गेज वर्सेस मिस्टीरियो और उनके सन डोमिनिक, इस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल, वो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन गोल्डबर्ग का डेफिनेटली इस मैच के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल है रोमन रेंस के नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ओपोनेंट को लेकर। अब गाइस आप लोग एक राहत की सांस ले सकते हो। और गाइस ब्रे वाइट ने रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज में फेस करने को लेकर कमेंट किया है, और शार्लेट फ्लेयर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसके बारे में भी कुछ बताने के लिए मेरे पास आपको कुछ इंटरेस्टिंग है। तो गाइस हर बार की तरह इंटरेस्टिंग बातें तो होती हैं वीडियो में, बस आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग शार्लेट फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो शार्लेट फेयर वाली पूरी स्टोरी को अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर होगे तो आप लोगों ने पूरा कवर किया होगा। शुरू से मैंने आपको बताया कि कैसे वो पहले ऑफ स्क्रिप्ट वाला मूवमेंट हुआ जब उन्होंने बेल्ट फेंक दी थी, उसके बाद वो बैक स्टेज गई, विंस मैकमैन से भी उलझ गई, उनका बिहेवियर काफी बेकार था, सिक्योरिटी वाले बंदे शार्लेट फेयर को बिल्डिंग से लेकर गए, और उसके बाद से जो टेंशन वाला सारा माहौल है वो शार्लेट फेयर के साथ क्रिएट हुआ पड़ा है। अब गाइस आपको पता है जो WWE के सुपरस्टार्स होते हैं वो मीडिया के साथ बातें भी करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह करना, मीडिया में जाके बातें करना, WWE को रिप्रेजेंट करना, ऐसी सारी बातें होती रहती हैं, WWE के बिहाफ पर बातें करना। और ये सारे काम करता कौन है WWE के लिए? ये सारे काम करते हैं WWE के सुपरस्टार्स। कौन से सुपरस्टार्स? वो सुपरस्टार्स जो कि WWE के एक तरीके से पिलर हैं, WWE के टॉप स्टार्स हैं। जैसे कि अगर मेंस डिवीजन की बात करें तो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ये सारे सुपरस्टार ये काम करेंगे। और बाकी विमेंस डिवीजन के अंदर आप समझ ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। शार्लेट फ्लेयर को गाइस कुछ मीडिया अपीयरेंसेस के लिए जाना था, लेकिन गाइस क्योंकि आपको पता है उस समय यहां पर उनका कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल रहा है, WWE ने शार्लेट फ्लेयर की उन वाली अपीयरेंसेस को कर दिया है कैंसल। यानी अब शार्लेट फ्लेयर उन वाली अपीयरेंसेस के अंदर नहीं जाने वाली, WWE की तरफ से जाकर वहां पर उनका जो शेड्यूल था वो नहीं होने वाला है। अब ये इससे आपका आइडिया लगा सकते हो, इससे आप लोग सिंपली यही आइडिया लगा सकते हो कि इतना माहौल गर्मा गर्मी वाला है WWE और शार्लेट फ्लेयर के बीच में कि इस समय WWE कुछ भी शार्लेट फ्लेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं करने चाहती। मतलब क्या पता यहाँ पर क्या हो जाए। काफी सारे लोग इंटरेस्टेड भी थे देखने के लिए कि WWE और शार्लेट के बीच माहौल गर्म है, तो मीडिया के अंदर अगर ये वाला सवाल पूछ दिया जाए शार्लेट से तो इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन WWE ने पहले से काफी सेफ खेल लिया और उन्होंने शार्लेट को जो है इस मीडिया अपीयरेंस से गायब कर दिया। तो अगर आ जाती वो वहां पर तो शायद कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाते, लेकिन वो चीज फिलहाल के लिए नहीं हो रही है। तो माहौल आप लोग यहीं से देख सकते हो कि कितना ज्यादा गर्मा गर्मी वाला है। वैसे इसके बाद से अभी ज्यादा कुछ इस वाली ये रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हमको पता नहीं चली कि क्या माहौल चल रहा है। लेकिन अभी बात यही है कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और कुछ गर्म चीज ही है, और गर्म चीज के ऊपर जब हथौड़ा पड़ता है तो आपको पता है उसकी चोट काफी खतरनाक होती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करते हैं जॉन मॉक्सली ऑल्सो नोन एज डीन एम्ब्रोस के बारे में। और गाइस यहाँ पर उन्होंने उस चीज के बारे में बात करी जिससे डेफिनेटली आप लोग भी काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। और उन्होंने अपने बचपन की बात करी, जब वो छोटे थे अपने फ्रेंड्स के साथ वो रेसलिंग देखा करते थे और WWE को एंजॉय करते थे। उन्होंने यहाँ पर अंडरटेकर के गिमिक की बात करी और ये कहा कि कैसे जब वो छोटे थे तो बिल्कुल हमारी तरह ही उन्होंने भी अंडरटेकर के गिमिक के ऊपर एक्चुअल में भरोसा कर लिया था। उनको सच में ये लगता था कि अंडरटेकर का वो जो कॉफिन है ना, जिसमें कॉफिन के अंदर जो अंडरटेकर निकल कर आते हैं, एक्चुअल में अंडरटेकर अपना पूरा टाइम उसके अंदर ही बिताते हैं और अंडरटेकर वहीं पर सोया करते हैं। और हम लोगों के बीच में ये बड़ी एक मिस्ट्री सी रहती थी कि अंडरटेकर रियल लाइफ में कैसा बंदा होगा, एक्चुअल में ये क्या करता होगा, क्या इसका डेली रूटीन होगा, मतलब ये रियल लाइफ में जैसे लोग होते हैं उनसे कितना डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे बड़े हुए तो उसके बाद हमको जो अंडरटेकर की रियलिटी पता चली। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मजाक मत उड़ाना, क्योंकि उस टाइम पर जो चीजें वो काफी डिफरेंट होती थी। आज के टाइम में तो फिर भी लोगों को काफी नॉलेज है, क्योंकि काफी सारी चीज आपको पता है। केफे वो उतना नहीं रहा है, केफे मतलब सुपरस्टार्स अपने कैरेक्टर को ब्रेक कर देते, लेकिन अंडरटेकर का कैरेक्टर ऐसा रहा है जिसने कैरेक्टर को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया था। हालांकि अब जाकर अंडरटेकर वो कर लेते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी आपको पता है वो रिटायर हो चुके हैं। तो ना सिर्फ हम बल्कि जॉन मॉक्सली भी उन बंदों में से रहे हैं जिन्होंने अंडरटेकर को रियल में माना था कि हाँ भैया ये अंडरटेकर सच में ही डेड मैन है और ये सच में वो कॉफिन के अंदर सोता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग से मुझे बात लगी शेयर करने के लिए, मैंने आपके साथ कर दिया और डेफिनेटली इस बात से आप रिलेट जरूर करोगे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे आपकी क्या बचपन की स्टोरीज हैं, किन किन अंडरटेकर की बातों में आप लोग सच में बिलीव किया करते थे? आज कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना कमेंट करके, मैं पढ़ूंगा भी और रिप्लाई भी कर सकता हूं आपकी उन सारी इंटरेस्टिंग बातों को, क्योंकि मुझे वो बातें जानने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। और गाइस आपको पता है WWE छोड़कर डैनियल ब्रायन जा चुके हैं। ब्रायन डैनियल्सन उनका नाम है, जो कि आपको पता है AEW के अंदर इस नाम के साथ वो कंपीट कर रहे हैं, जो कि उनका रियल लाइफ के अंदर भी नेम है।
लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि कैसे WWE ही वो कंपनी है जिसकी वजह से मैं दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस आया हूँ। ये नहीं कि मैं इंजर्ड भी या फिर रिटायर भी WWE के अंदर हुआ और WWE ने मेरे को दोबारा से मौका दिया, लेकिन WWE ने अगर मुझे कभी भी जनरल मैनेजर नहीं बनाया होता ना, आपको पता है WWE से रिटायर होने के बाद भी डैनियल ब्रायन जनरल मैनेजर बन गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि WWE ने मुझे जनरल मैनेजर बना दिया था, इस वजह से पता क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ कि मैं रेसलर तो नहीं था, लेकिन रेसलर ना होते हुए भी मैं हमेशा उन लोगों के आसपास घूमता था जो कि रेसलर थे। अगर सोचो WWE ने मुझे जनरल मैनेजर नहीं बनाया होता तो हो सकता था मैं फार्म में काम करता, मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाता, मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाता और मैं सोचता वो मेरी लाइफ का अलग पार्ट था जहां पर मैं रेसलिंग करी और अब मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा WWE के अराउंड ही घूमता रहा था, रेसलिंग के अराउंड ही घूमता रहा था, तो हमेशा मुझे लगता था कि शायद ये चीज को मैं दोबारा कर सकता हूं, और इसलिए मैंने जो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट है, अपनी जो मैंने चेकअप है उसको कराना शुरू किया और फाइनली ये छोटी छोटी चीजें करके शुरुआत हुई और मैं जो है दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस आ गया। तो अगर WWE ने कभी मुझे जनरल मैनेजर वाला रोल दिया ही नहीं होता तो शायद मैं प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस से नहीं आता। तो जो डैनियल ब्रायन यहाँ पर ये कह रहे थे कि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जनरल मैनेजर बनाकर WWE ने गलत किया, वो कहीं से भी गलत नहीं था, बल्कि एक्चुअल में वही वो रोल था जिसने लीड किया डैनियल ब्रायन को ये सोचने के लिए कि वो दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस आ सकते हैं। तो कहते हैं ना कि चीजों की शुरुआत कब कहां से हो जाए लाइफ में हमको नहीं पता होता, तो डैनियल ब्रायन के लिए जनरल मैनेजर बनना कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल था। और ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो कि डैनियल ब्रायन ने शेयर करी और मुझे लगा भाई आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो भाई यहां से शुरुआत हुई थी डैनियल ब्रायन के उस थॉट की कि वो शायद दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस आ सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बिल गोल्डबर्ग के बारे में। अब शायद मेरे को याद है मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि गोल्डबर्ग के हर साल जो है 2 मैचेस होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 या फिर 2023 ऐसा तो मैंने आपको कुछ बताया था, यहां तक चलने वाला है। और गाइस ये रिपोर्ट हमको कुछ टाइम पहले मिली थी, लेकिन गाइस गोल्डबर्ग ने खुद अपने मुंह से कुछ बात बताई अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात है वो काफी डिफरेंट है गोल्डबर्ग से। अभी गोल्डबर्ग जब सऊदी अरेबिया के अंदर गए थे, आपको पता है बॉबी लेस्ली के साथ मैच लड़ने के लिए, तो उससे ठीक पहले एक इंटरव्यू होता है गोल्डबर्ग का जहां पर उनसे अपने आगे फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है। तो यहां पर गोल्डबर्ग ने यह कहा कि क्राउन जूल का मैच होने के बाद लेस्ली के साथ मेरा जो अभी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहां पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मैच है, यानी वो WWE के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा लास्ट मैच होने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर गोल्डबर्ग WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो इसका मतलब कि ये गोल्डबर्ग का WWE के अंदर आने वाले टाइम में जो भी नेक्स्ट मैच होगा वो लास्ट मैच हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर WWE और उनके बीच बातें सही से होती है तो क्या पता वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाकर बढ़ा भी लें। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर भी कमेंट किया कि काफी सारे लोग कहते हैं कि फादर एंड सन वर्सेस फादर एंड सन वाला मैच जहां पर तुम अपने बेटे के साथ हो और मिस्टीरियो और डोमिनिक तो साथ में WWE के अंदर कमाल कर रहे हैं, तो इस मैच के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है। तो उन्होंने कहा कि देखो WWE के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली इस मैच के लिए मैं ना नहीं करूंगा, और शायद अगर फैंस इस चीज को देखना चाहते हैं तो क्या पता आगे जाकर ये चीज तुमको WWE के अंदर देखने को भी मिल जाए। तो हर चीज की पॉसिबिलिटी के जो डोर्स हैं वो यहाँ पर गोल्डबर्ग ने ओपन रखे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि आने वाला जो नेक्स्ट मैच है वो उनका लास्ट मैच होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर WWE और उनके बीच सही बात बनती है तो कॉन्ट्रैक्ट उनका फिर से नेगोशिएट होके वो दोबारा से जो है फिर से मैच रेसल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग ने जैसी परफॉर्मेंस दी है ना क्राउन जूल के अंदर, अब कोई बंदा यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकता कि भाई गोल्डबर्ग को रिटायर हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी वो आगे जाकर और हमको एंटरटेन कर सकते हैं, एटलीस्ट इस तरीके के फिजिकल मैचेस इस वाली स्टिपुलेशन के साथ। मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग का जो अभी रन है, भले वो 55 साल के हो चुके हैं, 55 साल के होने वाले हैं दिसंबर मंथ में, लेकिन अभी भी उनका जो टाइम है WWE में वो काफी लंबा चल सकता है। वैसे आपका क्या थॉट है फादर एंड सन वर्सेस फादर एंड सन वाले मैच के बारे में? काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकती है, बता सकते हो आप लोग मुझे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ट्विटर के ऊपर गाइस एक फैन ने ब्रे वाइट से रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज में फेस करने के बारे में पूछा। ये ट्वीट आप लोग देख सकते हो राकेश का, ये हमारे इंडिया से ही है कोई। उन्होंने यहाँ पर पूछा फील्ड कम बैक इन WWE एंड चैलेंज रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट सर्वाइवर सीरीज। ऐसा यहाँ पर उन्होंने जो है ट्वीट किया, और यहाँ पर जो भी ये कोई समर स्लैम के इवेंट की है जहाँ पर ब्रे वाइट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस सिंपली इस बात का एक रिप्लाई था ब्रे वाइट के लिए, या फिर हमको उनको विंदम बोलना चाहिए क्योंकि ब्रे वाइट उनका WWE का नाम है। उन्होंने यहाँ पर इज देयर नो वन एल्स वाली GIF यूज किया, यानी ब्रे वाइट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है चलो तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। मतलब यहाँ पर ब्रे वाइट ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उनका इंटरेस्ट नहीं है रोमन रेंस को फेस करने के लिए, इस वजह से कि वो पास्ट में ऑलरेडी रोमन रेंस के साथ काफी सारे मैचेस कर चुके हैं। और क्या इससे हमको ये बात भी पता चलती है कि ब्रे वाइट की डायरेक्शन WWE से अलावा कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं रोमन रेंस में उनका इंटरेस्ट नहीं है,
तो इसका मतलब शायद किसी और कंपनी के लिए। तो फिलहाल अगर आपका ऐसा थॉट था ना कि WWE में आने वाले हैं वापस से, जैसे अभी लग नहीं रहा था कि हाँ भैया, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि काफी सारे लोग तो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्राइडे में आ जाएंगे वो और रोमन रेंज को वो चैलेंज कर देंगे चैंपियनशिप के लिए। तो फिलहाल इस वाले ट्वीट से तो ये लग रहा है कि भाई ब्रे वायट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रे वायट हमको कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और वो फिर हमको सरप्राइज कर देंगे। वेल, मुझे नहीं लगता ऐसा यहाँ पर कुछ है, लेकिन ब्रे वायट यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा ही कह रहे हैं। और फिलहाल उन्होंने तो कमेंट किया कि उनका कोई ऐसा खास इंटरेस्ट है नहीं रोमन रेंज के साथ सर्वाइवर सीरीज में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच करने के लिए। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ और अब बात करते हैं कि किसमें रोमन रेंज का एक्चुअली इंटरेस्ट हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। और गाइस कल होने वाली स्मैकडाउन की बात करते हैं तो फिलहाल WWE ज्यादा कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रही, सिर्फ इतना एडवर्टाइज कर रही है कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो गए हैं तो कौन होने वाला है नेक्स्ट इन लाइन टू चैलेंज रोमन रेंज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था कि बैरन कॉर्बिन ने वो कॉन्ग वाली क्लिप का यूज किया था जहां पर वो कॉन्ग ऐसा ताड़ते हुए देख रहा था। तो काफी सारे फैन ने उसके बाद जो हमारे किंग कॉर्बिन है या फिर हैप्पी कॉर्बिन है उनको कमेंट किया कि भैया तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है रोमन रेंज के अगेंस्ट में रेसल करने का। तो गाइस खुशी की बात यह है कि एक्चुअल में वो वाला जो ट्वीट है ना वो कॉर्बिन ने इसलिए नहीं किया था कि वो रोमन रेंज के साथ लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए किया था कि वो ये मानते हैं कि रोमन रेंज इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि अब तो शायद कॉन्ग को ही आना पड़ेगा रोमन रेंज को हराने के लिए, क्योंकि शायद उसके अलावा कोई हरा नहीं सकता है। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा आई एम लिटरली सेइंग किंग कॉन्ग इडियट, मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं लड़ना रोमन रेंज से, मैं तो किंग कॉन्ग को ही लड़वाने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने वो जीएफ का यूज किया था। इसका मतलब कि शायद जो हैप्पी कॉर्बिन है वो नहीं होने वाले रोमन रेंज के चैलेंजर और कुछ नया ही अपोनेंट हमको रोमन रेंज के लिए देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर कहा था अगर WWE स्मैकडाउन के ऊपर कोई बड़ा मैच रोमन रेंज के लिए प्लान कर रही है तो फिर शायद जैसे हमको बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस रॉ के ऊपर देखने को मिल रहा है बड़ा मैच, तो फिर शायद स्मैकडाउन के ऊपर ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का भी मैच बन सकता है। बाकी पॉसिबिलिटी तो आपको पता है एंडलेस है। स्मैकडाउन के ऊपर अभी काफी सारे ऐसे फ्रेश नाम है जो कि रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली वो क्या होगा उसके लिए हमको कल वाली स्मैकडाउन का वेट करना पड़ेगा और कल चैनल के ऊपर वीडियो आ ही जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।